तसीन साहब अपना माइक अनम्यूट करें, आपका माइक म्यूट है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम सर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच अख्तर हमीद खान साहब, प्रोफेसर मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम नाला। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग जी। You're welcome जी। So let's see for a few more minutes जी। आज कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं काज़मी साहब? सर एक्सपेक्टेड तो है वो आई थिंक नॉट मोर देन 10 पीपल जी। तो अच्छा। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने उनकी थी कुछ एंगेजमेंट थी जिस वजह से एक्सक्यूज किया है। ठीक है, देखते हैं कितने ज्वाइन करते हैं जी। वैसे हम लास्ट टाइम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि इतना क्राउड इकट्ठा करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेना। और मैडम नाला से मैं खास तौर पे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट 2 मीटिंग्स में इनको मौका नहीं मिल सका। नहीं तहसीन साहब, इट वाज जस्ट द लास्ट मीटिंग, उससे पिछले वाले में मुझे दिया गया था टाइम। अच्छा लेकिन और लास्ट टाइम मेरे आई थिंक सब कनेक्शन का कुछ मसला था और कुछ उल्टे सी कुछ क्लिक्स गलत हो गए थे, जिसकी वजह से वो फिर दोबारा कनेक्ट करना मुश्किल हो गया था मुझे जी। अच्छा मैडम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैडम अरूज राजा जो है ये मेरा ख्याल एक्सपर्ट है जी। तो आई नो जी, शी कैन हेल्प यू आउट जी। जी अस्सलाम वालेकुम राना बासित साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी वेलकम। खैरियत सब? शुक्र मेरी अल्लाह तरफ का। से भी सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। आई वेलकम होप जी। ऑल डूइंग वेल। जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, डॉक्टर जमान रांझा भी आ गए, चलो दैट्स गुड। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं जनाब? जी शुक्र अल्लाह का जी, थैंक यू। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू सर। मैंने इनको मैसेज किया अभी, मैंने कहा सर आए आप, आपके अच्छा। बगैर हमारी जो है ना मीटिंग नहीं चलती। चलें, सो नाइस ऑफ यू जी। चलती जाएगी इंशाल्लाह, मुझे टाइम मिलता जाएगा साथ साथ तो इंशाल्लाह जी। कैसे सब कुछ ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम राजा सलाम। साहब अस्सलाम वालेकुम। मसूद सिंधु सर अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ थोड़ी खामोशी लग रही है जी सर, स्टार्ट में जो है। आज थोड़ी खामोशी होगी क्योंकि थोड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरा ख्याल है 10 या 12 आएंगे मैक्सिमम जी। हर 4 मेंबर्स ने एक्सक्यूज किया है कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में तो मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, दैट कुड बी वन रीजन फॉर ठंडी ठंडी बातचीत, बट व्हाट अबाउट अदर प्लेसेस? अदर प्लेसेस में राना साहब है लाहौर में,
संडे भी है तो कमिटमेंट हो जाती है लोगों की, मेरा ख्याल है कुछ जो मैरिज सेरेमनी चल रही थी इस तरह की भी शायद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। Alhamdulillah, sir, we have been blessed with a grandson day before yesterday. आज दिन माशाल्लाह को दोपहर माशाल्लाह बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। Congratulations. मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे घर में सुबह का दोपहर का मेला लगा हुआ था और मैं जस्ट फेयरिंग कि मुझे कहीं मीटिंग में मैं मिस आउट ना हो जाऊं या कोई लेट ना हो जाए, बट देन आफ्टर टेकिंग डिनर एंड हाई टी बाय अबाउट मगरब टाइम ऑल गेस्ट्स दे लेफ्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। जो मेरे कुड़म सुमदी आए हुए थे वो भी चले गए। मैंने फिर बेटे को कहा, मैं बेटा 8:45 बजे मुझे जाके बैठा देना उधर लैपटॉप लगा के। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, दैट्स द कमिटमेंट। तो इसलिए वो फैमिली कमिटमेंट 1-2 बार की थी, तो मैं इसलिए नहीं गया कि आज वो घर में है। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड टाइम टू बी स्टिकिंग अराउंड, गुड रीजन। तो उसके बाद फिर ये भी मैं बस इसी डामाडोल में था कि मैं इन एडवांस एक्सक्यूज करूं कि ना करूं। मैं क्या नहीं, एक्सक्यूज मैं नहीं करता हूं, आई विल इंशाल्लाह मेक माय प्रेजेंस। चलिए, सो नाइस ऑफ यू जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द newborn to this world full of problems. Okay. सर हमारी कोशिश यही है कि न्यू जनरेशन जो आ रही है उसके लिए हालात अच्छे आने वाली करके जाए, generation कुछ अपना को शेयर करें कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाए। बिल्कुल अल्लाह करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं भी बच्चों को यही थोड़ी देर पहले दोपहर को कह रहा था कि जो कुछ हमने आपकी जवानी में टाइम देखा है, आप लोगों ने वो नहीं देखा, ना नहीं खाने देखा। पीने के हवाले से, ना इन्वायरमेंट के हवाले से, ना सोशल एक्टिविटीज, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोशल एक्टिविटीज के हवाले से। एग्जैक्टली जी। तो वी कैन जस्ट होप एंड प्रे कि अल्लाह करे उनके लिए जी हर आने वाला दिन बहुत बेहतर और बेहतर से बेहतर तर हो, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। सर इसी तरह हम अपने पेरेंट्स से सुनते थे कि हमने जो टाइम इंडिपेंडेंस के वक्त देखा है, आज़ादी के वक्त देखा है, क्या उस वक्त हालात थे, किस तरह हमने स्ट्रगल किया और ये मुल्क हासिल किया है। हम भी सुनते थे उस वक्त, लेकिन हमारी समझ में बात नहीं आती किस तरह के हालात थे। लेकिन हम खुद जब गुजर के आए और अपने बच्चों को ये चीज समझाते हैं तो उनको भी अभी मेरा ख्याल इस चीज का अंदाजा नहीं होता है। हमारे वक्त के हालात कुछ और थे और इन्होंने जब बड़े होना है तो उस वक्त हालात किस तरह के होंगे, इस बारे में कोई गारंटी से नहीं अभी बात कर सकता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे लोग दोस्त वगैरह मिलके मुख्तलिफ फोरम्स में एक कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर जाए कि मुल्क के हालात जो है बेहतर हो जाए। स्ट्रगल कंटिन्यू रहनी चाहिए, बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन इंसान के बस में यह है कि कोशिश करे, और वही किसी ने कहा है कि मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो ख्वाब देखते रहना चाहिए, तो बाकी पता नहीं कब उसको मंजूर हो एक एफर्ट और वो कबूलियत का वक्त हो जाए। जी जी। तहसीन साहब, डॉक्टर शहजाद शमीम ने हमें ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर शहजाद शमीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, शहजाद शमीम साहब। बिलाल खुसरो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है अभी। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल खुसरो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चेकिंग किया कि अच्छा जी, राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्रोफेसर महर साहब भी नजर आ रहे हैं, रांझा साहब भी। हाँ जी, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप एवरीवन इज फाइन जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह सब पर अपना फजल रखे। आमीन आमीन आमीन। आप समेत जी। अच्छा, कर्नल मसूद साहब आउट हो गए हैं जी, स्क्रीन पे नहीं है इस वक्त।
Should I contact him? जी ये वो आ जाएंगे मेरा ख्याल है उनका कनेक्शन का शायद इशू है उनका शायद आई होप कि वो ही आ गए हैं वापस जी आ गए जॉइंड अस बैक वेलकम बैक जी जी सर सॉरी थोड़ा सा इधर इशू हो गया था वो आईटी का उसको रेक्टिफाई किया अल्लाह करे जी आज के सेशंस खैरियत से गुजर जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पिछली दफा कुछ मुझे भी प्रॉब्लम थी पिछली दफा क्या इससे लास्ट जो मीटिंग थी उसमें भी काफी प्रॉब्लम हुई है बारिश की वजह से। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा सर ये डॉक्टर शहजाद शमीम भी इस वक्त स्क्रीन पर नहीं है मेरा ख्याल हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले जी आप सबको वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी आज की मीटिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लास्ट मीटिंग जो थी हमारी जो उसका एंड नोट ये था कि हम उस डिस्कशन को प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे लेकिन कुछ कंक्लूजन की तरफ जाएंगे उसके लिए सब सजेशंस पेश करेंगे कि उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए कि मुल्क में सदारती निज़ाम जो नाफिज किया जाए। तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे कुछ तो हमने डिस्कशन कर ली थी लास्ट मीटिंग में लेकिन आज हम उसको प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए अपनी जो सिफारिशात होंगी वो पेश करेंगे। सबसे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे एक मेंबर थे कमोडोर इश्तियाक अहमद खान साहब उनकी लास्ट वीक जो वफात हो गई उनके लिए उनके मफरत के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक दफ़ा सूरह अलहम्द और 3 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ के तो उनके सवाब के लिए और मफरत के लिए दुआ कीजिए जी। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे जी उनकी। आमीन जी आमीन। अच्छा बात ये है कि ये TNT जो है ये इट्स नॉट अ जस्ट डिस्कशन ग्रुप इट्स लाइक अ फैमिली जी। तो वो एक हमारे फैमिली मेंबर की तरह थे हमारे और हम जो सीनियर्स हैं उनका काफ़ी सालों से उनके साथ इंटरेक्शन था सोशल मीडिया पे और बड़े पैट्रियट किस्म के लोग थे बड़े पैट्रियट किस्म के इंसान थे और बड़ा पाकिस्तान के लिए एक दर्द रखते थे और कोशिश कर रहे थे कि लास्ट टाइम कोशिश कर रहे थे कि अपने तौर पर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें मुल्क के निज़ाम बेहतरी के लिए। उनकी जो एक स्पेसिफिक फील्ड थी वो एग्रीकल्चर थी। मुझे हॉस्पिटल बेड से उन्होंने कॉल की और मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इसमें ऐड कीजिए ग्रुप में और जिस वक्त एग्रीकल्चर के टॉपिक पे रिफॉर्म्स के लिए आप एफर्ट करेंगे तो उसमें मैं अपनी इनपुट दूंगा और सजेशंस दूंगा ताकि आप उसमें वो शामिल कर सकें। ये उनका एक जज्बा था जिसको सलाम करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला जज़ा दे जी बिल्कुल उनके जज्बों के लिए उनकी नीयत के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। तो वी हैव 9 पार्टिसिपेंट्स। अच्छा सर मैं आज स्टार्ट करता हूँ कर्नल मसूद संधू साहब से। इन्होंने लास्ट मीटिंग में कुछ सजेशंस दी थी तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वेरी ब्रीफली उनको रिपीट करें तो फिर हम आगे चलते हैं। तो उसमें फिर मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि सदारती निज़ाम के लिए तो एक हमने रेजोल्यूशन दे दी थी कि हाफिज होना चाहिए क्योंकि ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन किस तरह होना चाहिए उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए फ्रेमवर्क क्या उसका होना चाहिए और उसमें कुछ लीगैलिटीज भी इन्वॉल्व हैं वो क्या होनी चाहिए। तो उस पर पहले राउंड में हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर सेकंड राउंड में फिर जाकर तो हम उसकी कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि उस सदारती निज़ाम के नफाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं। जी मसूद संधू साहब प्लीज। श्योर जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मेंबर्स जिन्होंने मुझे इनबॉक्स पर्सनली मैसेज जो है मेरी पिछले वाली सजेशन के हवाले से बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। कुछ फेसबुक वाले जो थे दोस्त उन्होंने भी, कुछ हमारे जो TNT के मेंबर्स हैं इन्होंने भी मुझे पर्सनली उसके ऊपर अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।
अभी जो मेरा आज मैं जो बात करना चाहूँगा, जो मैंने लास्ट टाइम सजेशन दी थी, direct election of the president across the country through popular vote, and then the district governors and their district assemblies. अब इसके ऊपर जो कुछ दोस्तों ने मेरे साथ शेयर किया है देश से कि जी इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, नंबर 1, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट। नंबर 2 कि जी ये इसकी क्या मोडेलिटीज़ होगी, क्या इसका तरीकाकार होगा, हाउ वुड इट फंक्शन। तो पहले उन्होंने कहा कि जी ये सारा चूँकि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे पहले भी सारी चल रही, उनको भी और अभी आज भी मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये प्रॉब्लम्स को इतनी कन्वेंशनल नहीं है कि आप इसके ऊपर जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं वो कुछ दे के तो आप इनको एड्रेस कर सकें और इनकी रेमेडी देख सकें। इसमें हम जो अगर बैठे हुए हैं सब लोग, जो लोग इसको महसूस करते हैं इस प्रॉब्लम को, वी हैव टू गो फॉर सम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। और इसके अंदर जो पिछले हम मोर देन 7 डिकेड्स या बीच में सारा जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकालते हैं तो अराउंड 5 डिकेड्स सेफली स्पीकिंग, हम जिन ट्रैक्स की बात करते हैं, जिन ट्रैक्स पे चलते हैं, वो सारे बीटन ट्रैक्स हैं। अभी जब अगर आपने किसी नई मंजिल की तरफ जाना है, किसी नई डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, किसी नए ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है, तो यू डोंट हैव टू फॉलो द बीटन ट्रैक्स, यू हैव टू मेक सम न्यू ट्रैक्स, यू हैव टू हैव सम न्यू ट्रैक्स। उसके ऊपर आप चलेंगे तो आप किसी नई जगह पर पहुंचेंगे। और दूसरी जो बात है, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए हम एज अ थिंक टैंक अगर हम बात करें तो जो भी हमारे साथी जो लाइक माइंडेड हैं, जब हम सब मिलकर चलेंगे तो वी विल फाइंड द वे आउट। वो जो पुरानी 2 चीज़ें हैं जिसमें कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल, WILL विल, देयर इज़ अ वे। और मैं इसको थोड़ा सा और भी इसका एक दूसरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी मैं कहता हूँ कि वेयर देयर इज़ अ वेल, WELL वेल, देयर इज़ अ वे। और इसके अंदर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपकी कोई कुछ करने का इरादा है तो आप उसके लिए राहें, उसके लिए आप मोडेलिटीज तलाश कर लेते हैं। दूसरी बात ये है जो मैंने सेकंड बात कही कि जहाँ कहीं पे कुआं होता है, मीठे पानी का हो, तो लोग वहाँ पे जाने के लिए रास्ता बना लेते हैं, उसका रास्ता बन जाता है। अगर कहीं पे कुआं है, अगर उसकी वेल की भी बात करें तो जहाँ पर कुआं होगा वहाँ पर रास्ता भी होगा। तो अगर कोई आपकी विल है, स्ट्रॉन्ग विल है, तो उसके लिए रास्ता भी बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये हमें बड़ा अप हिल टास्क लगता है तो इसके लिए एक बड़ी पुरानी ओल्ड सेइंग है कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद बट सिंगल स्टेप। अगर हम इसके ऊपर चलेंगे, राह हमवार करेंगे, बिकॉज मेरे कंसिडर्ड ओपिनियन के मुताबिक हमारी जो मैं जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरे कुछ अजीज दोस्त भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे जो those who are part of national and provincial assemblies. अब यहाँ पर anybody who is in the government, may it be Imran Khan, may it be Nawaz Sharif, or Asif Ali Zardari or Benazir Bhutto, whatever, उसके अंदर जो एक मैं just to elaborate the things, एक मैं मिसाल ये देता हूँ कि if you go to a sheep market you would find sheep, some sheep with good condition means कि जो जानवर की हेल्थ होती है उसको कंडीशन कहते हैं। You may find some sheep with good condition, neat, clean, साफ सुथरी होगी, थोड़ी अच्छी सेहत की होगी, कुछ आपको वीक मिलेगी, गंदी मंदी मिलेगी। But in a sheep market you would find sheep, and if you go to the camel market, likewise you will find camels. If you go to the horse market you would find horses. तो अभी I don't want to say that it is the assemblies or sheep market, yeah, this parliamentary system is bad or whatever. My argument is that we have tried this system for about 50-60 years minimum, और उसके अंदर हुआ ये है कि जैसे अभी एक बाप, स्टेट का रोल अगर बाप का हो तो बाप अपने बच्चों को, अगर हम सब उसके स्टेट के बच्चे हैं, जो मैं मिसाल देता होता हूँ कि हम लोगों ने अपने बाप से पैसे ले के अपनी दुकानें बना ली, बड़ी अच्छी कर ली, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा कर लिया, गाड़ियाँ ले ली, घर बना लिए। बाप हमें बेचारा कैसे सपोर्ट करता रहा, उधार ले के कर के हमारा तो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया, लेकिन बाप की तो बेचारे की भी सांस नहीं आ रही।
वो तो भी ये उसके डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। अभी भी अगर हम ये कहें कि जी हमने बड़ी तरक्की की है, हमने बड़ी डेकोरेशन, बड़े बड़े शोरूम बना लिए, मोटरवे बना लिए, बिल्डिंगें बना ली है, बट एट व्हाट कास्ट? कास्ट तो ये है कि हमारे बाप ने जो हमें सपोर्ट किया है स्टेट ने, वो उसने उधार और सारी मांग तांग के किया, और हमें अगर हम उधार को आमदन में शुमार करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो उधार होता है तो वो तो हमने वापस करना होता है। अभी हमारी दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारी पावर हायरार्की है, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, नेचुरल सिस्टम ये है कि इट हैज़ टू बी अ पिरामिड। इसकी जो बेस है वो ब्रॉड होनी चाहिए और इसकी टॉप जो है वो थिन होनी चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टॉप इज नो ऑलमोस्ट हैवियर देन द बॉटम। हमारी जो बॉटम है वो तो जितनी थोड़ी सी ब्रॉड है सो है, ये हमारी टॉप बहुत हैवी हो गई हुई है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग आर्मी, डिफेंस फोर्सेस। हमारी ये जो कुछ जो मेरे साथी बैठे हुए हैं आर्मी ऑफिसर्स, मेरे सीनियर्स, इन्होंने देखा होगा 96-97 में हमने रीस्ट्रक्चरिंग की थी, इसकी जो उसकी राइट साइजिंग की थी, डाउन साइजिंग की थी। उसके अंदर हमने जो हमारे वर्किंग एंड थे उनको हमने रिड्यूस कर दिया, एंड कंपेयर टू दैट सिचुएशन नाउ द टॉप इज मच हैवियर, वी हैव मोर ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स देन द वर्किंग एंड्स। और उसमें हमें, और यही हाल हमारा इन ऑल डिपार्टमेंट्स है ब्यूरोक्रेसी में। कोई ज़माना था जब आपका ग्रेड 20, 21, 22 के अफसर जो थे वो आपको ये तलाश करने में से नहीं मिलते थे, आज से कुछ 40-45 साल पहले। अब ये है कि एवरीबॉडी मतलब है कि आप इमेजिन फरमाइए कि ग्रेड 17, 18 और 19, ये 17, 18 और 19, 21 और 22 की ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ है इस वक्त आपकी तमाम ये ब्यूरोक्रेसी में। और वो उसके अंदर जो उसके फैक्टर्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ उस तरफ निकल रही है। इसके अंदर हमने देखा है कि अभी जो ट्रेडिशनली जो हमारी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, दे हैव ऑल काउंटर पार्ट्स इन एवरी डिपार्टमेंट इन ब्यूरोक्रेसी। अगर कोई नून लीग है तो एक भाई नून लीग में है, दूसरा पीपी में है, तीसरा किसी और में है। तो वो फैमिली, ये तो वो क्लाउड्स हैं which have the win-win situation in all regimes, in every situation। और उसमें जो हमारे जो सीनियर लीडर होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो टॉप मैन होते हैं, उनकी ये मजबूरी होती है, उनकी हैंडीकैप होती है कि दे हैव टू कीप देम अलोंग। अब जैसे अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, ना मैंने पिछली दफ़ा को किया था। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर जो सिटिंग जो हमारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, उनकी जो कैलिबर है, उनकी जो बातचीत है, वो आपने देख ली है। एंड इफ समबडी इज हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड एज एन एक्सपर्ट, वो हर तीसरे दिन जाके तो हमारी टॉप लीडरशिप के पास पहुंचे होते हैं कि जी नॉन इलेक्टेड तो आपने ये दिया और हम क्या है, हम छोड़ रहे हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको वोट नहीं करेंगे। वो बेचारे जो ऊपर वाले हैं वो हर तीसरे दिन उनसे ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। तो ये वो जैसे मैंने कहा था कि ये शैकल्स हैं, टिल द टाइम यू ब्रेक देम यू आर नॉट गोइंग टू हैव द इंडिपेंडेंस आई मीन फॉर योर वर्किंग एज यू डिजायर, या जो आपको चीज़ एक अच्छी लगती है। भी बेचारे हमारे अपना इसका रिगार्डलेस टू माई सिंपैथीज विद एनीबॉडी, मैं अभी इसके प्रेजेंट रजीम की मिसाल देता हूँ। हमारा जो टॉप मैन जो कुछ करना चाहता है वो बेचारा नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो अगर दाएं देखता है तो दाएं वाले नहीं होते, अगर बाएं देखता है तो उधर वाले खिसक जाते हैं, उसे उनको भी पकड़ना। उसमें अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि यार मुझे आप ब्लैकमेल ना करो, मुझे कहते हो तो मैं गवर्नमेंट छोड़ दूँ। तो ये चीज़ें क्या इंडिकेटर्स है? Who are the people who are putting pressure onto him? Who are the blackmailers? सारे वही लोग हैं ना कि जिनके बगैर उसकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। और अगर उसको ये फियर खत्म हो जाए कि यार जैसे अभी हम जब आर्मी की मिसाल देते हैं, फौज के अंदर या सिविल ब्यूरोक्रेसी में जो डिलीवरेंस की बात है, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा विद ड्यू अपॉलॉजी इफ आई एम ओवर शूटिंग द टाइम। अभी हमें SHO, AC, DC, SP वगैरह वगैरह, वो जो हमारे यार दोस्त हैं, जो हमारे जूनियर हैं, जो हमारे कुलीग हैं, अजीज हैं, किसी के पास जाए तो उनको ये नहीं पता होता कि मैं अगले हफ्ते यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर नारवाल होगा, या DC नारवाल होगा कि नहीं होगा, या पिंडी सिटी का मैं DC AC होगा कि नहीं होगा। इसलिए कि वो कोई MNA कोई MP जिसको उसका दिल करके चुटकी बजाएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब आर्मी के अंदर क्या है कंटिन्यूटी का कि वेयर एवर वी आर पोस्टेड वी नो कि आवर टेन्योर इज फॉर 2 to 3 years, 2 से 3 साल तक हमने एक जगह पर रहना है। हम अपने ऑफिस को भी लुक आफ्टर करते हैं, उसको भी बेहतर करते हैं, हम अपनी इन्वायरमेंट को भी बेहतर करते हैं,
यूनिट लाइंस को बेहतर करते हैं, अपनी वर्किंग को बेहतर करते हैं, सारी चीज़ों को हम ये चाहते हैं कि 2-3 साल मैंने रहना है, मैं को अपना कोई ना कोई इम्प्रिंट छोड़ कर जाऊँ। आप एसी के डीसी के ऑफिस में चले जाएं, उसके घर में चले जाएं, उसके दफ्तर की हालत देखें, उसके घर की हालत देखें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कंटिन्यूटी ऑफ द टेन्योर या कॉन्फिडेंस लेवल जो है उस बंदे का जिसने डिलीवर करना है, अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल अगर उसका ठीक होगा, अगर वो उसको कंटिन्यूटी की एश्योरेंस होगी, तो ही वो डिलीवर इन अ मच बेटर वे। अगर उसको यही फिक्र अभी हमारी इस प्रेजेंट सिस्टम में, जिस दिन गवर्नमेंट आके अपना हलफ उठाती है, उससे तीसरे दिन सब बयान और सारी भागदौड़ शुरू हो जाती है कि इस गवर्नमेंट को घर कैसे भेजना है। अभी हमारे जो सियासी लीडर हैं अपोजिशन वाले, वो कहते हैं, मेरे बाज़ औक़ात मेरे ज़हन में सवाल आता है, वो कहते हैं कि जी ये इनको घर भेजना है कि आप घर चले जाओ। भाई खुदा के बंदो, ये तो बताओ किसके घर जाए? वो रोजाना रात को तो सारे लोग अपने अपने घर तो जाते हैं। ये कौन सा डायलॉग हुआ कि हमने उनको घर भेजना है? भाई किसके घर भेजना है? किसके घर वो जाए? आप घर चले जाए, किसके घर चले जाए? ये क्या बात हुई? तो उसको बेचारे को सिटिंग मेंबरों को कैसे अपने साथ रखना है? कोई उधर से कह रहा है, कोई मुंह उसका मुंह सो रहा है, उधर से मुंह सो रहा है, तो बेचारा जो टॉप मैन है वो क्या डिलीवर करेगा? तो देयरफॉर for 5 years you give him the guaranteed tenure, and for 5 years out of the assemblies or out of the ये जो law makers house, there is no politician, there is no politics on the road, on the public places. अब ये पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर 3 धरने हुए हैं कराची के अंदर, और वो उस गवर्नमेंट ने, सिंध की गवर्नमेंट ने तीनों के साथ कंप्रोमाइज किया है। यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव अ बिगर प्लान कि जी 27 फरवरी को हमने को और मार्च शुरू करना है। वो तीनों पार्टियों के अलग अलग धरने और अलग अलग जो उनका सेट इन था और जो उनकी सारी चीजें थी, उन्होंने उनके मुतालबे माने हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग है ना। और दूसरी साइड पर जब उनको कोई एजेंसी या कोई उनका कोई फेडरल इंस्टीट्यूशन या कोई इदारा या कोई फेडरल गवर्नमेंट को कहती है कि जी आप ऐसे करें, वो कहते हैं कि जी हमारा तो फिर वो आ जाएगा पुराना सेंटीमेंट, वो फलाना देश तो फलाना देश, तो हम तो ये कर लेंगे, हम फिर कुछ और सोचेंगे। तो ये क्या है? ये चीजें वो हैं जो मतलब है कि और जो उनको जो कहेगा बेहतरी की बात करेगा, जब उसके गले को पड़ेंगे उसने देखना यार ये तो मेरे गले के कपड़े तो आ रहे, मैं पहले अपने कपड़े तो संभाल लूँ, इनको मैं बाद में चेक करूंगा, इनको बात करूंगा। तो ये चीजें जब तक खत्म नहीं होगी, हमारे लिए किसी एक डायरेक्शन को तय्युन करके उसकी तरफ चलना एज अ नेशन बड़ा मुश्किल होगा। हम बस इसी तरह करने, कभी उसके पीछे भाग रहे हैं, कभी उसके पीछे भाग रहे हैं। तो देयरफॉर इस सिस्टम को अगर हम स्ट्रेंथ देनी है, इसकी जो मोडेलिटीज है, इसकी जो कानून साजी है, इसका जो आर्गूमेंट है, इसके ऊपर जो बहस है, जो इसके ऊपर डिबेट है, वो जब होगी तो इसके अंदर से इसके बाकी जो इसके माइनर्स हैं, जो माइनर एसडी जिसको हम कहते हैं, माइनर एसडी की चीजें सारी सीधी हो जाएगी। पहले आप एक डायरेक्शन दें, एक प्लान का आप अपने जेन के अंदर आउटलाइन बनाएं, उसकी फिर जो फिलिंग है ना वो इंशाल्लाह होती रहेगी। सो दैट्स ऑल आई हैड टू से। थैंक यू वेरी मच। Yasin साहब, unmute your mic. जी, I'm sorry. Thank you very much, Karam Masood साहब। मैडम नादिया नौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. It's for the first time I'm here. Finally, I made it possible. So it's really a pleasure to see you all here talking all about Pakistan, and inshallah, I'm sure with your experience and it's inshallah, it's going to be a mutual platform of learning, contribution and sharing for the cause of Pakistan. Thank you very much. Finally, I made it. This is, yeah, finally you made it. I'm happy for that. This is the main thing. Thank you very much, Madam Nadia. It's all about commitment जी। तो माशाल्लाह हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, they are very much committed for cause जी। और cause क्या है जी? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब मिल बैठकर सलाह मशवरा करें और कंट्रीब्यूट करें उसमें। पाकिस्तान को राइट ट्रैक पे लाने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना हिस्सा उसमें डाल सकते हैं जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, लेट मी मूव फॉरवर्ड जी।
आई विल रिक्वेस्ट मैडम नाला खान साहबा, आपने कर्नल मसूद साहब की बात सुनी है। एक चीज जो है कि मोडालिटीज की तरफ हमने अभी कोई खास डिस्कशन नहीं की है कि क्या तरीकाकार होना चाहिए कि मुल्क में सदारती निज़ाम को नाफिज किया जाए। अब मसला तो एक ये है कि मौजूदा पार्लियामेंट जो है इसके तकरीबन 1500 MPs और MNAs हैं जो कि इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के बजट के ऊपर वो एक बोझ है। उनकी क्या है इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? पिछले आप देख लें कि इस 3 साल में भी देख लीजिए, उससे पहले 70 ईयर्स में आप चले जाएं, इन लोगों ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या किया है, क्या इकदाम उठाए हैं। और जिस तरह मसूद संधू साहब ने अभी मेंशन किया है कि आप इनकी एबिलिटी देखें, इनकी काबिलियत देखें तो आपको शर्म आती है। तो उसकी बेहतरी के लिए एज ए एजुकेशनिस्ट आप मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि क्या हमारे MPAs या MNAs जो हैं ये तालीम की कमी है, इनमें शौर की कमी है, अकल की कमी है, या कि इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसके लिए इलेक्शन जीत कर असेंबलियों में आते हैं और वक्त पूरा करके चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि इतनी करप्शन करके चले गए हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इमरान खान का एक मैं ये भी समझता हूँ कि वीक पॉइंट ये है कि ये इनको इलेक्शन लोगों ने जितवाया था क्योंकि इन्होंने करप्शन की बात की थी, मुल्क में करप्शन खत्म करने की और जो करप्ट लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी करने की, लेकिन अभी तक किसी एक पे भी हाथ नहीं डाला जा सका। तो ये बताइए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आने से एक फर्द के हाथ में सारी पावर आ जाएगी तो क्या वो सिस्टम की बेहतरी के लिए काम कर सकता है? जी अच्छा, देखिए मैं इससे पहले कि इसकी तरफ जाऊं, मैं एक जरा सा अपना वो आपके साथ शेयर करूं कि मैं बहुत ही नॉन पॉलिटिकल सा वो हूँ। मेरा कभी भी पॉलिटिक्स की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो इसलिए इतनी ज्यादा समझ भी नहीं है मुझे पॉलिटिक्स की। बट एक थोड़ा बहुत इर्द गिर्द जो देख रही हूँ या थोड़ा बहुत जो समझ रही हूँ, तो टू बी ऑनेस्ट आई थिंक सो जब इमरान खान ने ही कुछ थोड़ी बहुत अवेयरनेस उसकी वजह से जरा सी होना शुरू हुई कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू हुई कि अच्छा क्या हो रहा है। जो मेरा क्या कहते हैं अर्लियर अगर मैं जाऊं, जिस तरह पहले मुझे मुशर्रफ का दौर जो थोड़ा बहुत याद है, या वो उसकी एक बड़ी अच्छी वो थी, आई वाज ऑल फॉर इट कि एंड आई फील आई थिंक सो उस दौर में काम भी हुआ है। फिर उसके बाद हम जाते हैं आसिफ जरदारी आया। ऑल्दो उस दौर में वो प्रेसिडेंशियल दौर नहीं था, पार्लियामेंट ही हमारी थी, मगर इन अ वे जो मैं उसको, मेरी रिकलेक्शन है कि जो भी करना होता था उसी, ही वाज द मेन पर्सन हु वाज टेकिंग डिसीजंस, तो मैं उसको प्रेसिडेंशियल ही काउंट करती हूँ। एंड आई रिमेम्बर कि मेरी फीलिंग्स बड़े वो थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं होना चाहिए और ये गलत है, एंड आई डोंट थिंक सो आई वाज in favor of presidential system at that time. फिर उसके बाद नवाज शरीफ आया और फिर मुझे वो हुआ कि नहीं, हमारे सारे मसलों का हल जो है वो सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं, और मतलब सारा वो नवाज शरीफ का दौर चला। फिर इमरान खान भी आ गया और वो जितनी होप्स थी और एस्पिरेशंस थी हमारी कि हमने कि कुछ होगा और करप्शन की बात होती थी कि ये इन सब की अकाउंटेबिलिटी होगी और वो सारा कुछ था, तो वो सारे इल्यूजन्स भी अब मैं कहूँगी कि काफी कम खत्म ही हो गए हैं, मतलब वो सब खत्म हो गई ये चीजें। ऑल्दो कहीं ना कहीं पॉकेट्स में कभी कुछ ना कुछ कोई गुड न्यूज सुनने में आती है कि कहीं शायद कुछ हो रहा है, लेकिन अगेन वही वाली आपकी वाली बात कि पार्लियामेंट में अब अभी इस वक्त हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, हम इमरान खान ऊपर आया है, लेकिन उसके साथ जो बैगेज है वो सारा का सारा वही है। और क्या कहते हैं, चाहे उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, चाहे उसको जो भी किया जा रहा है, बट फॉर सम रीजन ही इज नॉट एबल टू डिलीवर अनफॉर्चुनेटली। बट और जिस तरह मैंने अभी आपको अपनी एक फीलिंग्स बताई कि मैं लोगों के बदलने की वजह से मैं एक ही सिस्टम को पहले
मतलब वो कह रही थी कि सही है या नहीं सही है, और अब मुझे लगता है कि शायद क्योंकि जो ऑपोजिशन है इमरान खान को अगर परफॉर्म नहीं करने दे रही, सो मे बी हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए कि शायद इमरान खान उसमें, या इमरान खान या जो भी XYZ कोई भी जो हो, वो कुछ कर सकेगा, कोई डिलीवर कर सकेगा, और हम उसको he would be answerable as well. But then लोगों की आने की वजह से सिस्टम को नहीं काम करना चाहिए। हमारे सिस्टम इतने स्ट्रांग होने चाहिए, या हमारा सिस्टम एक अच्छा या बुरा लोगों की वजह से नहीं होना चाहिए। हमारे आई थिंक जो सिस्टम्स की वीकनेस है, और सिस्टम्स को ये लोग भी, हम ही लोग बनाते हैं, हम ही लोग उन सिस्टम्स को कमजोर भी करते हैं। सो यस, आई ऑल्सो फील कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अब जो है शायद जरूरत है, इसलिए भी मुझे वो जरा सी वो लगती है कि आई थिंक सो जरा खिलाफत का जो भी सिस्टम था उसके भी करीब है कि वन मैन इज आंसरेबल। हम अगर इमरान खान को करते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं, लेकिन ही हैज सो मेनी रीजंस कि उसके इर्द गिर्द टीम नहीं अच्छी, उसके इर्द लोग नहीं अच्छे, उसको ऑपोजिशन नहीं काम करने देती या करने दे रही, या कोई नहीं करने दे रही। तो ये इतनी चीजें नहीं एक्सक्यूजेस होने चाहिए। एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए, एक बंदे को बोले कि तुम डिलीवर करो, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल के लिए भी उसका वो करना है, वो आए, उसको आप वो करें कि तुम डिलीवर करो, और अगर नहीं करता उसको निकाल दें सिस्टम से। ही शुड नॉट बी कमिंग अगेन, और हम सबका वक्त भी ज़ाया करें, हमारे रिसोर्सेज भी ज़ाया करें, क्यों वो बंदा दोबारा आए। तो ये हमारे सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं डेफिनेटली, और चाहे अगर कल को हम ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी अगर आता है, आया वो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ये जो ब्लैक शीप्स हैं हमारे इर्द गिर्द जो सारी, वो वही लोग क्या इस सिस्टम में आके उन्होंने ही काम करना है, तो फिर तो मतलब आई थिंक सो चाहे कोई से भी सिस्टम ले आए, वो चीजें तो फिर नहीं ठीक होगी ना उस चीज की। तो मेरी तो समझ यही है, मुझे तो यही मेरे कंसर्न से ये है कि कौन सा भी सिस्टम आना है, वो सिस्टम कैसे काम करेगा जब ये लोग ही हमारे ऐसे हैं जो कि रन कर रहे हैं। हम अच्छे लोग ऊपर कैसे लाएं जो एक्चुअल काम करने वाले हैं। अभी आप जिस तरह कह रहे थे कि एडवाइजर्स, अगर इमरान खान कोई एडवाइजर्स जो लेके आता है, तो आपके वो लोग आ जाते हैं कि जी हम सिलेक्ट हुए हैं, तो ये कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो काम ही नहीं करने दिया। जो अगर गलती से जो करने वाले हैं तो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। So I really don't know how we are going to sort this thing out, और कैसे काम करने वाले लोगों को कैसे ऊपर लाया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में काम करने वाले लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। मैडम नाला, जी एक्सक्यूज मी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। ये सेशन खत्म होने में तकरीबन 1 मिनट रह गया है, तो अगर ये सेशन एंड होता है तो दोबारा से इसी लिंक के जरिए आप सब ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो प्लीज कंटिन्यू जी। हाँ, सो बेसिकली यही था कि हम हमारे जो एक्चुअली जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे इस सिस्टम में काम करेंगे। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की भी तरफ जाते हैं तो उनको कैसे मौका मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर यही ब्लैक शीप्स फिर से आएंगे हमारे, तो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी नहीं काम करेगा। अगर इन्हीं लोगों ने ही काम करना है तो फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी सिस्टम ले आए, स्टेटस को ही रहेगा फिर अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीजें हैं, ये मेरे कंसर्न्स थे जी। थैंक यू वेरी मच जी। डेफिनेटली जी, वी नीड टू वर्क आउट, रेक्टिफाई द लूप होल्स द सिस्टम जी। उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा उस पे हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। मसूद साहब प्लीज, जस्ट फ्यू सेकंड्स। मैं सर एक बात करना चाहूंगा, चूंकि ये मैडम ने बड़ी अच्छी बात की और कुछ और दोस्त भी यही बात कर